किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम वर्मी कंपोस्ट के महत्व की बात करेंगे, हरित खेती हरित लाभ की बात करेंगे। इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है अमरेंद्र प्रताप सिंह, वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंटरप्रेन्योर। सिंह साहब, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। चंचल जी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अमरेंद्र प्रताप सिंह जी ने पढ़ाई की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, MBA किया और उसके बाद में खेती की तरफ और वर्मी कंपोस्ट की तरफ और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ इन्होंने रुझान किया, और ना सिर्फ रुझान किया, ये उस पर सक्रिय भी हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपसे जानेंगे, मगर आपको बता दें कि आज सोमवार है और सोमवार के दिन हमारे जो किसान साथी हैं अमरेंद्र जी, वो फ़ोन लाइन के माध्यम से बात करते हैं हमारे विशेषज्ञों से। और दर्शकों, आपको बता दें कि आज आप वर्मी कंपोस्ट से जुड़े सवाल हमारे कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए फ़ोन नंबर तो आपको डायल करना ही होगा। हमारा फ़ोन नंबर है 27049999 और 27040098। जयपुर का STD कोड है 0141। आपको बता दें कि जब आप फ़ोन लगाएं तो टीवी सेट से थोड़ी दूरी बनाएं और नेटवर्क में रहें, बच्चों से दूरी बनाएं, ताकि आप कम समय में अपने सवाल पूछ सकें हमारे विशेषज्ञ से। और ध्यान रखें, आज के कार्यक्रम में आप वर्मी कंपोस्ट से जुड़े ही सवाल पूछें। अमरेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपकी पढ़ाई रही है और आज जिस ओहदे से आप यहाँ पर आए हैं, यानी वर्मी कंपोस्ट के एक उद्यमी हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग MBA करके, नौकरी करके और फिर वर्मी कंपोस्ट की तरफ रुझान करना और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ आपने कदम बढ़ाए। प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या प्रेरणा स्रोत रहे और क्यों आप इस क्षेत्र में आए, बताइए। सबसे पहले चंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी की तरफ काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पे बात करने के लिए। तो अगर मेरी जर्नी देखी जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हालांकि मैंने जॉब की 10 साल मैंने जॉब में काफ़ी टाइम दिया, मगर मन हमेशा खेती की तरफ, मन हमेशा गांव की तरफ रहता था। उसके मुख्यतः 2-3 कारण थे। जैसे कि मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा सोशल का है, प्लस हमेशा मन ये रहता था कि जो किसान लोग हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी या इतने रिसोर्स होने के बाद भी आज वो इतने डेट में या इतना परेशानी में क्यों हैं। और जिस जगह से मैं आता हूँ, मैं यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले से आता हूँ, तो वहाँ पर भी मुख्यतः लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो फार्मिंग के थ्रू ही है, और लोग ज़्यादातर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर की तरफ ड्रेन होते हैं। तो ये लगता था कि क्यों ना कुछ ऐसी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दी जाए, ताकि ये किसान लोग अपने गांव में ही रह के और अपनी आजीविका को चलाएं। तो यही सब विचार रहता था, और इसी जो कश्मकश है कि कब मेरे को भी ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च करने में। तो यही आप मान लीजिए कि मेरी प्रेरणा थी। तो उसी को आगे उसी डायरेक्शन में करते हुए मैंने MBA किया, और MBA के बाद जब टाइम एकदम ऐप्ट लगा तो फिर मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के और अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी में आ गया, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग ज़रूर आपके पास आते होंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट की आपने बात की है, वर्मी कंपोस्ट क्या है और किस तरीके से ये हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको बनाए रखता है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैम, वर्मी कंपोस्ट की बात की जाए तो हम इसको एक ज़्यादा एफिशिएंट कंपोस्ट का नाम दे सकते हैं। लोग इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। जो हम गोबर खाद, जिसको नॉर्मल कंपोस्ट बोलते हैं या FIM के नाम से भी जाना जाता है, अगर उसकी बात करें तो उसको बनने में काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड लगती है, और वो 12 से 15 महीने में जाके एकदम तैयार होता है। अब वर्मी कंपोस्ट में क्या है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हम अर्थवर्म्स को भी यूज़ करते हैं। तो ये अर्थवर्म्स जो हैं वो उस समय को, जो कि 12 से 15 महीने हैं, उसको कम करके ये 45 से 70 दिन या 90 दिन में आपको एक एफिशिएंट खाद बना के दे देता है। इसके अलावा टाइम के अलावा भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, या फिर जो 16 टाइप के न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट को चाहिए, वो एकदम बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है। उसके साथ आप इसमें जो हवा चाहिए होती है और नमी चाहिए होती है मिट्टी के अंदर, उसको ये एकदम सही तरीके से मेंटेन करता है सॉइल में। तो सॉइल को काफ़ी अच्छी तरीके से नरिश करता है। तो काम तो ये कंपोस्ट का ही करता है, बट ये ज़्यादा और एफिशिएंट है FIM के मुकाबले।
जी, तो किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट हमारे किसानों को काम में लेना चाहिए, उस तरीके के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, जैसे हम ये गोबर की खाद को यूज़ में लेते हैं, तो एक नॉर्मल फ्रेमवर्क में बात करें तो जितनी, मान लीजिए 100 किलो अगर आप FIM या गोबर खाद यूज़ कर रहे थे, तो उसका 1/3 ही वर्मी कंपोस्ट आपका फसल में या सब्जियों में लगता है। अगर हम फसल के हिसाब से बात करें, खड़ी फसल जैसे बाजरा हो गया, मकई हो गई, या वीट हो गया, या राइस हो गया, तो उसके अंदर लगभग 1 एकड़ में 2 टन के आसपास आपको ये वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए। और बाकी ये सब डिपेंड करता है आपकी सॉइल की टेस्टिंग के रिजल्ट्स के ऊपर, बट ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल है। अगर आप सब्जियों में इसका प्रयोग लेते हैं तो सब्जियों में ये 4 से 5 टन चला जाता है, क्योंकि सब्जियों में आपको ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। वहीं अगर फल के पेड़ों में बात करें तो फल के पेड़ों में हर पेड़ पे करीबन 5 से 7 किलो के आसपास आपको ये खाद लगती है 1 साल के अंदर। तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपकी सॉइल में न्यूट्रिशन कितना है, और प्लस आप कौन सी फसल लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट को प्रयोग में लें। जी, अच्छा अमरेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें काम में लेना चाहिए और किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट जब हम काम में लेते हैं तो हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो दुरुस्त होता चला जाता है, और क्या लाभ है वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे काश्तकार काम में लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले, हम तो यही चाहेंगे, मगर लाभ क्या हैं ये बताइए। मैम, लाभ की बात करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही रूप है, तो लाभ मतलब अनगिनत लाभ मैं बता सकता हूँ। तो इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक एनवायरनमेंट को क्या लाभ है और दूसरा हम मनुष्यों को क्या लाभ है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो जो अभी तक हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आजकल के जितने भी समाचार पत्र या जितने भी रिसर्च पेपर आप निकाल के देखिए, तो सॉइल की जो न्यूट्रिशन है वो पूरा ड्रेन हो रहा है। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, वेस्टर्न पंजाब की बात करें, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो कि मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए होता है, तो वो लगभग ख़त्म हो गया है, जो कि 25% कम से कम आपका होना चाहिए। तो वो ख़त्म हो गया। अब वो ख़त्म हो गया है तो आपकी फसल में न्यूट्रिशन जो कि जितने भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो सब उन सब के आयनिक फॉर्म में जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उनको आयनिक फॉर्म में डालेगा कौन? तो एक तो ये कारण है कि भाई केमिकल फर्टिलाइज़र से जो हमारे नुकसान हुए मिट्टी में, उसको ये वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से नरिश करता है जी। और ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मिट्टी में और ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है। तो एनवायरमेंटली जो ये केमिकल फर्टिलाइजर से जो ग्राउंड वाटर में लीच कर रहे हैं, अगर वो लीच नहीं कर रहे हैं तो वो मिट्टी के अंदर ही अपने सॉल्ट्स बना देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता पूरी ख़त्म हो जाती है। तो एक तो इसको मेंटेन करता है। फिर इसके अलावा जो मनुष्य जो कि आमतौर पे सारा खाना अपने पेड़ों से ही लेता है, तो मनुष्य यही इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जितने इतनी तादाद में वो प्रयोग में लिए जा रहे हैं, हम वही सीधे कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर कितना उसका हानि का असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। पिछले कई समय से ये बात अखबारों में, टीवी के माध्यम से भी बताई जा रही है कि जो आज हम खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। सही बात है। मतलब अगर आप एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कोई सब्ज़ी आप लीजिए और एक केमिकली ग्रोन जो कोई सब्ज़ी लीजिए, आप तो गृहिणी हैं, तो आपने ये देखा होगा कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वाली जो सब्ज़ी है वो 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक वो ताज़ी रहती है। मगर वही जो मार्केट में केमिकल फर्टिलाइज़र से आप जो सब्ज़ी लेकर आते हैं, वो आपने अगर एविडेंट किया होगा कि वो काली पड़ने लग जाती है, काली भी पड़ जाती है। और अमरेंद्र जी, कई बार ये महसूस किया है कि उनके रंग स्वाद में भी बहुत अंतर होता है। ये एकदम सही बात है। स्वाद बिल्कुल भी, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का स्वाद आता नहीं, हम बस खा रहे हैं, मसालों की वजह से खा रहे हैं बस जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे लाभ हैं, हमारी सेहत को भी लाभदायक है और साथ ही साथ हमारी प्रकृति को भी लाभदायक है। अगर वर्मी कंपोस्ट की बात की जाए, बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाओ और करोड़ों रुपए कमाओ, तो क्या सच्चाई है? क्या बिना मेहनत या कम मेहनत के, कम लागत में इतना लाभ हो जाता है? मैम, अगर हकीकत की बात करें तो हो सकता है ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। मेरा 2 साल से मैं कमर्शियल स्केल पे भी मैंने लोगों को देखा है, मैंने अनगिनत वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों के पास विजिट किया है। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को खुद को चालू करना है। तो कोई किसान चालू करना चाहे तो वो चालू कर सकता है, मगर इसका कमर्शियल एंगल, मतलब जहाँ से आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, तो उसकी इनपुट भी बहुत है। तो कोई लोग बता तो देते हैं कि उनको करोड़ों रुपए कमाने हैं या 50 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए, मगर कोई ये नहीं बताता उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है, 3 साल 4 साल का कितना उसमें इनपुट गया होगा जिसपे उनको नुकसान हुआ होगा।
तो मैं हतोत्साहित तो नहीं कर रहा किसान को, मगर अगर उसको इसको व्यवसाय बनाना है तो कम से कम 100 बेड से वो चालू करे। अगर कोई बोलता है कि वो 10 बेड लगा के लाख रुपए कमा सकता है, 10 वर्मी कंपोस्ट बेड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे हिसाब से ये एक भ्रामक तथ्य है जो कि किसानों को शायद नहीं फॉलो करना चाहिए। उसको पूरा डीप अपना रिसर्च करना चाहिए। वो कर सकता है, पॉसिबल तो है। अच्छा, अगर किसान वर्मी कंपोस्ट को ही रोजगार का साधन बनाए और फिर वर्मी कंपोस्ट के प्लांट लगाकर, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो कर सकता है, तो क्या सच में रोजगार का मुख्य साधन वर्मी कंपोस्ट को बनाया जा सकता है? हाँ, ये एकदम पॉसिबल है। अब इसमें 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपके पास रिसोर्स कितना है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में किसान है, आमतौर पे सबके पास 2-4 पशु तो होते ही हैं। तो अगर ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं, वो एक गांव में मान लीजिए 50 घर हैं, 50 घर में अगर 2-3 पशु भी हर घर में हुए, तब वहाँ पे ये युवा साथ में मिलके एक जैसा FPO बनता है, वैसा वो कम्युनिटी बेस्ड एक प्रोडक्शन यूनिट डाल सकते हैं और उस गांव के नाम पे वो वर्मी कंपोस्ट वो ब्रांड लॉन्च करें। तो और वर्मी कंपोस्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये लो मार्जिन और हाई क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट है। तो अगर वो अपने रीजन में अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट को भी कितना सस्टेनेबल कर रहे होंगे। अपने खेतों पे तो सही उर्वरक तो काम में ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो बोलते एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी जनरेट कर रहे हैं जिसका फ़ायदा पूरा गांव एक साथ उठा सकता है। बिल्कुल लाभ उठा सकता है और एक साथ कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। अमरेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि कर सकते हैं, संभव है, लेकिन किन विशेष बातों का उन्हें ध्यान रखना होगा कि अगर प्लांट लगा लिया तो वो जो माल बन रहा है, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, किस तरीके से उसे आगे भेजा जाएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे पहले तो ये एक खेत का काम है और खेत के काम के अंदर इम्प्योरिटीज़ या क्वालिटी का इशू बहुत आता है। तो कोई भी अगर किसान इसको चालू करता है तो उसको सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देना है। वो जो भी वर्मी कंपोस्ट बना रहा है तो उसमें मिट्टी से दूर रहे, कचरा नहीं आए, तो इन सब के लिए उसको एक स्टैंडर्ड सेटअप बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर लोग ये सोचते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किया तो 1 हफ्ते लेबर काम करेगी, फिर उसके बाद पूरे महीने कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये भ्रामक चीज़ है। तो उसको लेबर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे कराए वो। फिर इसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेशंस आते हैं, वो सर्टिफिकेशंस लेने हैं, इक्विपमेंट चाहिए उसको। तो अगर ये सारी चीज़ें वो पहले एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग ले और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत सारे लोग करें, किसी के पास भी जाके वो कर सकते हैं। तो इन मापदंडों को पहले वो समझे, उसके बाद वो वर्मी कंपोस्ट बनाने जाए, तो इसका खास तौर पे ध्यान देना है। ये तो हो गया ऑपरेशन से रिलेटेड। दूसरा हो गया कि सेल्स और मार्केटिंग। अब वो सेल्स और इसको बेचेगा कहाँ पर? अब वर्मी कंपोस्ट जो है वो उसका एंट्री बैरियर, मतलब कोई भी इसको चालू कर सकता है क्योंकि इसके अंदर रिसोर्स ज़्यादा नहीं लगते, मतलब पूंजी ज़्यादा नहीं लगती है। तो आपका कंपटीशन लोगों से बढ़ जाएगा। तो जब तक आप अपनी क्वालिटी को लोगों तक बताएंगे नहीं कि आपकी क्वालिटी कैसे अच्छी है, आपकी पैकेजिंग उस हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। अब आप एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी पैकेजिंग भी आप सस्टेनेबल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए। तो ये सेल्स और मार्केटिंग का एंगल और एक ऑपरेशंस का एंगल, इन दोनों पे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब ध्यान देने की बात आती है अमरेंद्र जी, तो बहुत सारी भ्रांतियां भी वर्मी कंपोस्ट को लेकर सुनने में आती हैं। उन भ्रांतियों का निस्तारण आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से करके जाइए, बताइए। ये आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे लोगों को मैं बोलूँगा वो मिथ हैं। जी। जैसे कि मेरे स्टार्टिंग के करियर में जब मैंने ये वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट चालू किया था, तो सबसे अब मैं बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों से बात करता था, किसानों से बात करता था, तो एक बात मेरे को सुनने को मिली कि ये जो हम केचुए लाते हैं ये तो फॉरेन केचुए हैं, ये एसिना फेरिडा फॉरेन ब्रीड का केचुआ है। तो ये आएगा और खाद के साथ ये मिट्टी में भी जाएगा, वहाँ पे इसके अंडे भी जाएंगे और उससे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये हमारे देसी केचुओं को खा जाएंगे। अच्छा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई केचुआ जो है वो केचुआ सारी एक ही ब्रीड के केचुए हैं, तो वो और एसिना फेरिडा जो है ये मिट्टी में तो जीवित रहता नहीं है। कई लोग इस केचुए को मंगा के अपनी मिट्टी को न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं, मगर ये मिट्टी में नहीं रह सकता। अच्छा। ये केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाता है। तो रही बात कि वो अपने देसी ब्रीड्स को ख़त्म कर देगा, तो ये तो एकदम भ्रामक चीज़ है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंडे मिट्टी में केचुए निकलेंगे नहीं, मतलब 0.1% चांस होगा कि केचुए निकलें, और अगर केचुए गलती से मिट्टी में चले भी गए तो वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। एक तो भ्रामक बात ये है।
जो कि मेरे को सुनने में आई। दूसरी ये सुनने में आई कि जैसे हमने उसके ऊपर बात भी कर ली कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट कोई भी लगा सकता है और 3-4 महीने में वो लाखों करोड़ों रुपए छाप सकता है। ये बिल्कुल एक मिथ्यात्मक बात है और इस पे किसान को अपना खुद का एक एनालिसिस करना चाहिए और चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। जी। एक मिथ ये भी सुनने में आता है कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जब किसान करते हैं तो उनकी जो उत्पादन है वो एकदम से कम हो जाता है, तो ये क्या सत्य है या इसमें भी भ्रामकता है, बताइए। इसके जो प्रोडक्शन या ईल्ड की बात करें कि वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे अगर किसान जाएगा तो उसका प्रोडक्शन रातों रात कम हो जाएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको समझने के लिए हमको 91 से पहले जाना पड़ेगा, जब हमारी पूरी इकोनॉमी लोकल खाद के ऊपर ही थी। ये यूरिया, डाई, पोटैश, ये सब हमारे इसमें इकोनॉमी में यूज़ नहीं होते थे, तब भी हम प्रोडक्शन करते थे। तो उसके बाद जब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स आए तो लोगों ने उस समय भी बोला था कि नहीं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल ऑर्गेनिक चीज़ करेंगे। मगर लोगों की वो अवेयरनेस आने में और टेंडेंसी चेंज होने में समय लगा। अब वही टाइम आज भी चल रहा है। अब आज लोगों को उस समय केमिकल फर्टिलाइजर आए। मैं ये नहीं बोल रहा कि केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही खराब चीज़ है, अगर आप उसका बैलेंस्ड यूज़ करते हैं तो कुछ खराब नहीं है। मगर किसान ने ये सोचा कि चलो एक बैग मैंने यूरिया डाला तो इससे मेरे को मान लेते हैं X यूनिट प्रोडक्शन मिला, चलो 2 बैग डाल देते हैं तो उससे मेरे को 2X मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, पेड़ को जितना खाना चाहिए वो पेड़ उतना लेता है। तो अब बात है कि अब केमिकल फर्टिलाइजर किसान ने इस तरीके से कर लिया कि भाई मैं 1 बोरी डालूंगा तो मेरे को 2X प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसने मिट्टी खराब कर दी, पेड़ ने तो उतना ही लिया। अब मिट्टी खराब हो गई है, लोगों को समझ में आने लग गया है, उनका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है क्योंकि उनकी मिट्टी को लग गई है आदत। अब इस आदत को छुड़ाने में उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जब कार्बन कंटेंट ही नहीं है सॉइल में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएंगे और तो मिट्टी डेड होती जाएगी। तो अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जब वो यूज़ करेंगे तो आप ये मानिए कि पहले साल अब आपको अगर बीमारी हुई है, आप बीमारी से उठे हो, तो आपने अगर दवाइयाँ ली हैं तो फल फ्रूट जितना भी खाएंगे कुछ तो टाइम लगेगा ना आपको सही होने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जैसे ही यूज़ करेंगे तो आप ये सोचें कि भाई एक ही साल में हमको उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने जो चीज़ ख़राब की है उसको सही होने में तो टाइम लगेगा। हाँ, आप 1 साल 1.5 साल के बाद आप ये देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट है, आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है, आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो कंजम्पशन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। प्लस आपकी जो क्वालिटी वेजिटेबल्स निकल रही हैं उसका आपको मार्केट में दाम भी अच्छा मिलेगा। जी, कुल मिला के बात यह है कि अगर वर्मी कंपोस्ट आप आज से इस्तेमाल करते हैं तो पुराना जितना भी रसायन आपने काम में लिया है उसके असर को पहले वो कम करेगा और उसके बाद आपके उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा देगा, है ना। अच्छा अमरेंद्र जी, एक वर्मी वॉश के बारे में भी हमने बहुत सुना है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। अगर वर्मी वॉश की बात करें तो वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्ट का एक बाई प्रोडक्ट है जी, कि जो भी वर्मी कंपोस्ट बना रहा है और उसके ऊपर उनको वाटरिंग करना पड़ता है ताकि आपकी जो खाद है जिसके ऊपर वर्म्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, वो मॉइस्ट रहे, क्योंकि अर्थवर्म्स को मॉइस्चर चाहिए जीवित रहने के लिए और अच्छा से काम करने के लिए। तो जो ये पानी जाता है, ये पानी फिर उस वर्मी कंपोस्ट से छन के बाहर निकलता है। अब या तो उसको आप खेत में जाने दीजिए और या तो आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। तो ये जो पानी इकट्ठा होता है इसी को हम वर्मी वॉश बोलते हैं। ये तो मैंने आपको काफ़ी साधारण शब्दों में बताया जी। अब वर्मी वॉश बनाने के लिए आपको, जैसे आप अभी वर्मी कंपोस्ट बेड खेतों में लगाते हैं, आपको एक ड्रम चाहिए। ड्रम के अंदर वही वर्मी कंपोस्ट के जो मटेरियल आपने यूज़ किया उस ड्रम में आप करिए और उस पानी को यूज़ करिए। अब ये पानी इंपॉर्टेंट कैसे है, जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म की आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। तो उसकी स्किन पे एक लिक्विड सिक्रीट होता है, मतलब उसकी जो भी ये डाइजेशन होता है उसके थ्रू उसके स्किन पे लिक्विड आएगा। अब जब आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, आप उस पर वाटरिंग कर रहे हैं, तो उस वाटर के साथ ये स्किन का जो लिक्विड है ये भी उस पानी में इकट्ठा करेंगे हम बॉटल्स के अंदर। और इसमें अगर आप न्यूट्रिएंट कंटेंट देखेंगे तो जितना वर्मी कंपोस्ट में है वही सिमिलर न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको इस वर्मी वॉश में भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस वर्मी वॉश में मिलेंगे। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट केवल एक फर्टिलाइजर है, वर्मी वॉश एक इंसेक्टिसाइड, नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी है, जो कि जो जनरल पेस्ट होते हैं उन सबको दूर रखता है जी। और इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको छिड़काव करते हैं अपने पेड़ पे या फलदार पेड़ों पर, तो अगर ये ड्रिप करके मिट्टी में भी जाता है तो ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, ये उल्टा फर्टिलाइजर का ही काम करता है। अच्छा। तो आप एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। तो वर्मी वॉश, और उसके अंदर आपको कुछ पैसा नहीं खर्च करना, वो तो आपका बाई प्रोडक्ट है, तो 1000% मार्जिन आप मान लीजिए एक तरीके से उस पर। तो वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। अच्छा, जब
हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने के लिए फर्टिलाइज़र उपयोग करने चाहिए और किस तरह बनाना चाहिए? कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में काम आते हैं, बताइए। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो वो कुछ नए नहीं है। मतलब बहुत पुराने ज़माने से हम घर की चीज़ों को ही यूज़ कर रहे थे जी। अब ऑर्गेनिक शब्द ऐसा हो गया कि उसके अंदर केमिकल का ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहे जी। तो उसको पाने में मतलब ठीक है, सरकार के बहुत सारे मापदंड हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो वो मापदंड डिसाइड करती हैं। हम उस विषय में नहीं जाते हैं, बट ऑर्गेनिक के लिए आपको ये देसी तरीके की दवाएं, देसी तरीके के फर्टिलाइज़र ये सब चाहिए होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लें कि आपके घर के अंदर जैसे आप चावल बनाते हैं तो चावल का माड़ कई लोग फेंक देते हैं कि भाई इसके अंदर फैट है बहुत ज़्यादा, तो वो माड़ एक बहुत अच्छा आपका फर्टिलाइज़र है। आप गुड़ की बात करें, गुड़ प्रोपगेट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आपके ऐसे ही सरसों की खली, ग्राउंड नट की खली, नीम खली, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, छाछ, जिसको आप आजकल बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं और बहुत आसान तरीके से अपने पूरे खेत के लिए देसी दवाई और देसी फर्टिलाइज़र आप घर पे बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में वो काफ़ी सहायता करेगा। बिल्कुल। अब अमरेंद्र जी, समय बहुत कम है, चलते चलते आप हमारे किसानों से क्या कहना चाहेंगे, बताइए संक्षिप्त में। किसानों से मैं यही कहूँगा कि आप सबके पास रिसोर्सेज भरपूर हैं। आप सब बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिए कि शहर में जाएंगे तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करिए और खुद व्यवसाय चालू करिए। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश एक अच्छा साधन है, मगर कमर्शियल लेवल पे करने के लिए आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। कम से कम आपके पास जितना खेत है, 3 बीघा 4 बीघा, उसके लिए आप अपने घर पे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर कोई इस पे जानकारी चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी दी जाएगी। और वो 5 बेड जो आप बनाएंगे उससे आप ये मानिए कि पूरे साल भर में आपके खेतों पे, मैं मान के चल रहा हूँ 2 से 4 बीघा खेत जो कि मार्जिनल फार्मर्स के पास होता है, आप उसके लिए तो खाद कम से कम बना सकते हैं और आपको ये बनानी चाहिए। ये खाद आप मार्केट से खरीदें, उतना पैसा आप किसी और को दें, इससे अच्छा आप घर पे बनाइए, आप भी फ़ायदे में लीजिए। और अपने गांव में बार्टर सिस्टम, जैसे आपको कुछ ज़रूरत है तो आपने उसको वर्मी कंपोस्ट दे दिया और उसके एवज में आपने उससे कुछ ले लिया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है और हमारे काश्तकार, हमारे दर्शक ज़रूर इससे प्रेरणा लेंगे। हमारे किसान साथी किस तरीके से आज के कार्यक्रम को देखते हैं ये हमें बता सकते हैं पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। और आप ईमेल भी कर सकते हैं krishidarshanjaipur@gmail.com पर। अमरेंद्र प्रताप सिंह, वर्मी कंपोस्ट के महत्व की बात आज हमने आपसे की है और वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंटरप्रेन्योर आप हैं। आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।